एंड नाउ व्हाट अबाउट द इंटरव्यू? इंटरव्यू का जहाँ तक सर पूछना चाहते हैं तो इंटरव्यू के लिए देखिए दिन ही नहीं थे। आप लोगों को भी पता है कि यूपी का कितना जल्दी से इन्होंने रिजल्ट निकाला है। 3 मंथ्स में एक्सपेक्टेड होता है कि मिनिमम 3 मंथ्स तो लगेंगे कॉपीज चेक होने में, पर उन्होंने सिर्फ 2 महीने लिए और रिजल्ट वॉज आउट बाय 1 अगस्त। तो मैं काफ़ी उस वक्त होपलेस थी। एक दिन तो खुशी में निकल गया और कॉन्ग्रेचुलेशंस मैसेजेस आ रहे थे, उसमें निकल गया। और फिर मेरे पास बचे थे हार्डली 10 दिन, क्योंकि आई हैड टू ट्रैवल टू इलाहाबाद। मुझे टिकट्स करने हैं, मुझे सब चीज़ें करनी हैं। तब आई वाज थिंकिंग कि शुड आई बी गिविंग मॉक्स और नॉट। तो मैंने बहुत सोचा कि मैं सर के पास फिर से आती हूँ एक बार। और मुझे सर का फीडबैक क्या था कि उन्होंने मुझे क्या क्या चीज़ें समझाई थी। आई हैड मेरे पास वो रिटन फॉर्म में था, तो आईजीपी वाला सब कुछ। तो मैंने उसी को पूरा रिवाइज़ किया और एक बार फिर से अपनी पेराक्स रिवाइज़ करके उनमें भी कुछ सिलेक्टेड प्रोविजंस। इंटरव्यू में आपको सारा नहीं पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। जैसे सर अभी सीआरपीसी में 311 बता रहे थे, 313, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बहुत ही सिलेक्टेड प्रोविजंस आपको करने हैं। और एक बस कॉन्फिडेंस से वहाँ जाइएगा इंटरव्यू के जो, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, वहाँ पे 4 बोर्ड मेंबर्स होते हैं और बीच में एक यूपीपीएससी के चेयरपर्सन होते हैं या मेंबर होते हैं, जो कि अध्यक्ष होते हैं उस बोर्ड के। ठीक है। उसके अलावा उनके राइट साइड पर एक हाई कोर्ट के जज बैठे होंगे और उनके दोनों साइड पे एक एक प्रोफेसर ऑफ लॉ बैठे होंगे। तो चारों ही आपको बहुत अच्छे एकदम से लगेंगे कि भाई बहुत वेल क्वालिफाइड, बहुत रिस्पेक्टेड और अच्छे से हैं सब लोग। फिर एक और चीज़ ये है कि जो शायद सब लोग डिस्कस नहीं करते, फेस करके ही पता चलता है इंटरव्यू में, कि डॉक्यूमेंटेशन में बहुत वक्त जाता है। जैसे आप 10 बजे सर अंदर एंटर हो जाएंगे और 2 बजे जाके आपका इंटरव्यू होगा। तो वो जो टाइम होता है उसमें फिर कई लोग ऐसे भी हैं जो प्रोविजंस पे प्रोविजंस एक दूसरे से डिस्कस करे जा रहे हैं। आई हैड पीपल विद मी जिनको सर पूरी की पूरी बेरात आती थी, तो मुझे लग रहा था कि मुझे तो कुछ नहीं आता है ऐसा। पर अंदर जाके सर उन्होंने बिल्कुल जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चंस मुझसे पूछे हैं और शायद मेरी 9-10 तक की नॉलेज उसमें काम आ। तो आप जनरल नॉलेज के बेसिस पे वहाँ जाइए, अपना बेसिक जनरल जो आपका लॉ की अंडरस्टैंडिंग है उसको लेके। ऐसा आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है इंटरव्यू के लिए कि बहुत अलग से पढ़ना है। और फिर वहाँ एक और चीज़ होती है कि 6 रूम्स थे, 4 मेंबर्स हर एक बोर्ड में। हर रूम के बाहर एक बल्ब लग रहा था, उसमें रेड लाइट और ग्रीन लाइट हो रही थी बार बार, एंड दैट लुक लाइक एन ओटी ऑपरेशन थिएटर जैसा वो लगता है माहौल वहाँ का। और आपको ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ डिसाइड होगा हमारा सिलेक्शन, पर वहाँ डिसाइड नहीं होता। जो आप मेंस में करके आते हो उससे होता है। वो एक फॉर्मेलिटी की तरह अगर लेंगे, अगर प्रेशर कम लेंगे तो अच्छा इंटरव्यू जाएगा। ठीक है। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, 1000 मार्क्स का होता है मेंस और 100 मार्क्स का होता है इंटरव्यू। तो दिस इज जस्ट अनदर पेपर दैट यू हैव टू गिव, है ना। ऐसा नहीं है कि उन 100 मार्क्स के बेसिस पे आपका सब कुछ डिसाइड होगा। डू वेल, ऐसा नहीं है कि उसको एकदम रिलैक्स हो गए तो कि नहीं अब नहीं पढ़ रहे। तो डोंट टेक प्रेशर। सबसे टफ हुआ प्रीलिम्स, जी। अब मेंस और इंटरव्यू। हाँ जी। तो इन दोनों में इन दोनों में टफ कौन सा रहा? सो पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ी थी मेंस में, बहुत तो पढ़ना पड़ा था। तो यानी कि बात वही आ गई, सबसे इजी एग्जाम कौन सा हुआ? और जनरली क्या है, मैं क्यों लाना चाह रहा हूँ इस बात पर, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जब शुरू करते हैं तो उनके माइंड में फियर सबसे ज़्यादा इंटरव्यू का होता है। हाँ जी। उनको लगता है कि मेहनत करके प्रीलिम्स तो कर लेंगे, मेहनत करके मेंस भी लिखाएंगे, क्योंकि वहाँ पर किसी से इंटरेक्शन नहीं है। हाउ विल वी मैनेज द इंटरव्यू? तो अगेन आई विल कन्वे टू यू कि कंपैरेटिवली इन तीनों ही स्टेजेस में इंटरव्यू इज़ द ईजीएस्ट स्टेज। केवल आपको मैनेज करना आना चाहिए अच्छे तरीके से। और उसके दो ही तरीके हैं, क्वेश्चंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। ऐसे क्वेश्चंस जिनके आंसर्स आपको आते हैं और ऐसे क्वेश्चंस जिनके आंसर आपको नहीं आते। उन जिसका आंसर आपको आता है वो ऐसे नहीं कि आपको एक एरोगेंट होकर के एक अलग से एक फेस का एक फेशियल एक्सप्रेशन देने का, अच्छा मुझसे पूछा मुझे आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिसमें नहीं आता है उसमें ऐसे शो नहीं करना है हमने कि पता नहीं हमारे प्राण निकल गए, बस कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया, हाथ पैर कांपने लग गए। कुछ नहीं है, हम्बली हमने एक्सेप्ट करना है कि एक एक बताई थी मैंने ट्रिक, है ना, किस तरीके से एक्सेप्ट करना है उसको और आगे बढ़ जाओ। बातें बनानी 15 मिनट बस, दैट्स इट, बन गए जज। बस यही सोचते जाइए कि किसका
डिस्कशन है वो, मतलब मैं भी जो मेरे से पहले 2-3 दिन इंटरव्यू चले हैं उन लोगों ने भी यही लिखा था, और मैंने भी आगे आने वाले लोगों के लिए यही मैसेज डाला था ग्रुप पर कि देखिए इट्स मोर ऑफ अ डिस्कशन। वो क्वेश्चन आंसर कोई ग्रिलिंग, अभी भी मैं सर से बात कर रही हूँ, मैं यहाँ मेरे लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं हो रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं बहुत नॉर्मल बातें हो रही हैं। वहाँ पर जाकर जो यूपीपीएससी के मेंबर थे, इनफैक्ट ही वाज टॉकिंग टू मी इन हिंदी ओनली। मतलब पहले तो उन्होंने हिंदी में बात की। आप अपना लैंग्वेज भी वहाँ चुन सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप नहीं कर सकते वहाँ पे कुछ भी। इनफैक्ट यूपी में हिंदी की ज़्यादा इज्जत है, तो अपना हिंदी अच्छा बना के रखिए, क्योंकि पेपर भी होने वाला है हिंदी का, जो कि ऐसा कुछ टफ नहीं है, बहुत ऐसी राइटिंग है वो आप पढ़ते आ रहे हैं स्कूल में, पर थोड़ा सा अच्छा बना के रखिए, दैट विल गिव यू एन एज ओवर अदर स्टूडेंट्स। तो फिर मैं आपको बताती हूँ सर, मैं क्वेश्चंस वगैरह, आपको कुछ कहना है या मैं क्वेश्चंस वगैरह आप बताओ ना, बताओ आप। जी। तो वहाँ पर देखिए आपको पोस्टर, मैं एक बार सर इनको पोस्टर बता देती, ऐसी चीज़ें थोड़ा मुश्किल आपको मिलेंगी, पर तो ये थोड़ा चेयर मेरे लिए ऊंचा हो रहा है, पर थोड़ा ऐसे बैठना होता है कि चेयर पे ना तो बहुत पीछे होके और ना बहुत ही ऐसे आगे या ऐसे स्टाउट पोजीशन में, कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसे सीधा बैठना है, कॉन्फिडेंट, एंड यू हैव टू कीप योर हैंड्स लाइक दिस। ऐसे नहीं, ऐसे लड़कों के लिए ज़्यादा बेटर है रखना, और लड़कियों के लिए ऐसे इज़ बेटर, ठीक है। थोड़ा क्योंकि आपका साड़ी होता है तो आपको थोड़ा उसमें यहाँ पे आपको उसको हैंडल करना होता है, तो दैट विल हेल्प यू अगर आप यहाँ हाथ रखेंगे। दूसरा, मेरा चश्मा जैसे लगा हुआ है तो कभी कभी गिरता है चश्मा नीचे, वो भी आप फिक्स कर सकते हैं, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आप बिल्कुल ही, लोग कहते हैं सर कि फेस टच नहीं करना चाहिए, थोड़ा उससे नर्वसनेस दिखती है, तो चश्मा वगैरह आप ठीक कर सकते हैं, बी ईजी। तो ऐसे आपको वहाँ पर बैठना है और बिल्कुल हिलना नहीं है, और जो भी आपसे मेंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप उनकी तरफ देखकर आंसर दीजिए, पर बीच में कभी कभी 1-2 बार आप इधर उधर भी देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा, ठीक है कि इस पॉइंट को आप समझे। जैसे मान लीजिए मुझसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा, तो अब मैं 1-2 क्वेश्चन अगर वहीं से उन्हीं को मैं देख रहा हूँ तो यू विल फील अनॉयड कि हमारे तो देख ही नहीं रही हैं ये तो ए लिटिल बिट क्वेश्चन वहाँ से आ गया, लेकिन ऐसा लगना चाहिए कि यू आर एड्रेसिंग द आंसर टू द बोर्ड, नॉट टू वन इंडिविजुअल। तो थोड़ा फोकस वहाँ रखा, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा ऐसे रखा कि हाँ भाई आई एम एड्रेसिंग टू एवरी वन ऑफ द मेंबर, इस तरीके से, ठीक, यही ना। हाँ जी। आगे। और सर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा रूट सा चेहरा भी नहीं बनाकर बैठना है, थोड़ा आप लोग जैसे मेरे सामने बैठे हो ऐसे बैठना, बहुत डिसेंटली, पर विद अ छोटा सा स्माइल, ठीक है, क्योंकि आप अभी मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हो, वहाँ पे भी आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे होगे, तो उन्हीं नज़रों से उनको देखिएगा। और इनफैक्ट मैं तो खुश भी थी कि मैं ये इंटरव्यू फेस कर रही हूँ, मैं बहुत खुश थी यूपीपीएससी में जाकर, क्योंकि सर ड्रीम कम ट्रू होता है वो, वहाँ जाना, फ़ोटो क्लिक कराना, सब करते हैं स्माइल्स, तो उनको भी इज्जत दीजिएगा, वो आपको इज्जत देंगे, और बहुत अच्छे से हम्बली, ना तो वहाँ आपको अंडर कॉन्फिडेंस शो करना है ना ओवर कॉन्फिडेंस शो करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं कह रहा हूँ आपको कि ना ही ओवर कॉन्फिडेंस और ना ही अंडर कॉन्फिडेंस, बस ये मेंटेन रखना है। क्वेश्चन कोई भी हो, आता है नहीं आता है, दैट हार्डली मैटर्स। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ हार्डली मैटर्स के, मैं साक्षात बैठा हूँ सारे, मेरे तो बहुत कम आता था। जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू क्वालिफाई हुआ यूपीएससी का, पता नहीं आप लोगों को कितने लोगों को शेयर किया मैंने, मेरे उसमें जब यूपीएससी का इंटरव्यू था तो दैट पोस्ट यानी कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, दैट रिक्वायर्ड 3 years एक्सपीरियंस, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, 4 आपके पेपर हैं। मैं आई वॉज यूपीएससी एस्पिरेंट, एविडेंस और सीआरपीसी से दूर दूर का नाता नहीं। एक भी दिन मैं कोर्ट में गया ही नहीं कभी, मुझे यही नहीं पता कि पेश जज के साथ में कौन कौन, उनका नाम क्या क्या, कौन पेशकार है, कौन स्टैंड है, मुझे ये भी नहीं पता। वो 3 साल का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है आपके पास, 4 साल का, अब चाह रहे इंटरव्यू देने के लिए। और क्योंकि यूपीएससी में आता क्या है, प्रोसीजर आते नहीं है, तो आई एनी हाउ मैनेज, आप जानते हो प्रिलिम्स में कैसे मैनेज कर लेता हूँ, वो मैनेज कर लिया मैंने ऑब्जेक्टिव। तो आप सोचो कि मुझे कितना डर लग रहा होगा उस समय कि 3 साल की प्रैक्टिस को छुपाना है, एविडेंस से भी डर लगना है, सीआरपीसी से पता नहीं कुछ, क्योंकि प्रैक्टिकल है, प्रोसीजरल लॉज हैं, तो कितना डर होगा। केवल 2 सब्जेक्ट, आईपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर नौकरी पानी है, जॉब लेनी है हर हालत में, है ना। लेकिन वही है कि आपको, अगर आप इंटरव्यू की नेचर समझ जाएंगे, एग्ज़ाम की नेचर समझ जाएंगे, दिस एग्ज़ाम इज़ नोट ऑफ योर नॉलेज, this exam is the test of your personality which is checked through your knowledge. That is the point, because they don't have any kind of
डिवाइस कि ये किस सूटेबल है या नहीं है, वो आपके आंसर्स करने के तरीके से समझते हैं। तो अगर आपके ध्यान में रहे नो नो ऑल दो दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ नॉलेज बट बेसिकली दे वांट टू टेस्ट माय पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करके आना है आपने। तो मैं कितना कमज़ोर स्टूडेंट रहा हूँगा उस समय, सोचो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड आई मैनेज इट, आई गॉट द जॉब। जैसे हम लोग अभी बैठे हैं, हम लोग इंटरव्यू बोर्ड में हैं और आपका इंटरव्यू हो रहा है, अब वापस जा रहे हैं और मैं भी थोड़ा सा पेशेंस लूज़ कर गया। ये गेट पे ही पहुंची हूँ और मैंने कहा कि शी वॉज द बेस्ट कैंडिडेट टुडे, और ये उन्होंने सुन लिया। ये मेरे कानों में ऐसी आवाज़ आ गई कि उन्होंने क्या कहा मेरे बारे में। वो मैंने जो यहाँ से लेकर रेड लाइट तक दौड़ लगाई है कि बेस्ट पापा को फ़ोन किया कि आई गॉट द जॉब, कि रिजल्ट आ गया, हम नहीं लेकिन आएगा। तो ये अंडर कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस का जो बैलेंस है ये आपको बना के रखना है। अदरवाइज देखो शी सेड प्रीलिम्स इज द टफेस्ट, मेंस इनके लिए मुश्किल था, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल रिवर्स था थोड़ा सा। मेरे लिए प्रीलिम्स बहुत आसान था, मेंस थोड़ा सा मुश्किल था। वो भी शायद मेरे पास उतनी गाइडेंस नहीं थी उस समय, इसलिए था। इंटरव्यू सबसे आसान है इन चीज़ों में। तो इंटरव्यू कई बार स्टूडेंट ऐसा होता है कि इंटरव्यू के फियर में वो तैयारी नहीं करते हैं। कैन यू बिलीव इट? ऐसे स्टूडेंट हैं कि सर सब बाकी सब तो कर लेंगे, हमसे इंटरव्यू नहीं हो पाएगा, इसलिए हम एडवोकेट ही ठीक है हम। ऐसा भी होता है। इसलिए मैंने फोकस किया इस क्वेश्चन पर कि आप लोगों को उसका इतना फेयरफुल नहीं होना चाहिए। वही मतलब प्रोपोर्शन की बात है कि 90% और 10% का डिफरेंस है ये। और अच्छी कुछ शेयर करना चाहोगे आप? तो देखिए, इंटरव्यू के क्वेश्चंस बताती हूँ, आपको समझ आएगा कितना बेसिक सा इंटरव्यू होता है। तो मैं एंटर हुई। मैंने एंटर होते ही सबसे पहले उनको विश किया और मैं चेयर के पास खड़ी हो गई। फिर उन्होंने मुझे बोला कि हैव अ सीट, प्लीज़ बैठिए। तो मैं बैठी सीट पर प्रॉपरली, जैसे मैंने आपको बताया, ना बहुत पीछे ना बहुत आगे होके ठीक से बैठी थी। और फिर मैंने उनको थैंक यू बोल दिया। बस इतना करना होता है। मैंने सर के साथ भी वही किया, आप लोग के साथ भी वही। जो हम जिस तरह से जनरली रहते हैं एल्डर्स के साथ और जिनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, उसी तरह आपको वहाँ जाना है, उनके सामने बैठना है, नथिंग मोर। ठीक है सर। गुजरात में मैं थोड़ा सा डर गई थी, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, वो गलती मत करिएगा। सर मैं वहाँ पे जाके ना चेयर पर ऑलमोस्ट बैठने के लिए तैयार हो गई थी, उनसे परमिशन लिए बिना। तो वहाँ पे मेरे मार्क्स कट हुए होंगे, लेकिन बैठी नहीं थी, थोड़ा सा मैंने पकड़ लिया था चेयर को बैठने के लिए। फिर उन्होंने बोला कि मैंने उनको पूछ लिया कि सर प्लीज़ मैं हैव द सीट, तब उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया था। पर यूपी में आई करेक्ट दैट। और फिर वहाँ पर तो मैंने जैसे बताया कि बीच में यूपीपीएससी के मेंबर होंगे, वो मुझसे बहुत जनरल सवाल पूछ रहे थे। पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने एलएलएम क्यों किया और कहाँ से किया, ये सब सवाल थे। और क्या आपकी नॉलेज में इंक्रीमेंट हुआ है उसको करके, एलएलएम को। तो अब क्योंकि बहुत ज़्यादा ये भी नहीं कह सकते हैं कि बहुत हुआ है इंक्रीमेंट, क्योंकि फिर उस तरह के क्वेश्चंस और इतना डीपली भी कहाँ याद रहती हैं चीज़ें पढ़ी हुई पुरानी। तो मैंने बोला कि सर बहुत तो नहीं, क्योंकि कोविड टाइम में मैंने किया था और मेरा हाफ जो ईयर था वो ऑनलाइन क्लासेस में निकल गया था, बहुत इफेक्टिवली पढ़ाई नहीं हो पाई थी। पर आई ट्राई टू डू वेल, जो भी जितना भी मैं कर सकती थी मैंने कोशिश की है पूरा। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि दहेज प्रथा पर आपके क्या विचार हैं, और ये सब हिंदी में डिस्कशन हो रहा है। तो मैंने उनको बोला कि सर मतलब प्रथा बिल्कुल ही ख़राब है और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट लाया गया है, पर उसके बावजूद भी कंटिन्यूड है समाज में। तो उन्होंने मुझसे बोला कि तो आप मान लीजिए कि आप अगर जुडिशल मजिस्ट्रेट की तरह किसी जगह पर पोस्टेड हैं और आपके पास बहुत मामले आते हैं दहेज के, तो कैसे आप उस सिचुएशन को हैंडल करेंगी, ग्राउंड लेवल पर आप क्या वर्क करेंगे, कोर्ट में नहीं, ग्राउंड लेवल पर आप अगर आपको कहा जाए तो आपके पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो मैंने कहा कि सर पहले तो अवेयरनेस स्प्रेड करना होगा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट को लेकर कि ये क्राइम है सरासर और नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि बहुत हो गई अवेयरनेस स्प्रेड, तो आप और क्या कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि गर्ल्स चाइल्ड की एजुकेशन पर ध्यान दे सकते हैं सर, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि लड़कियों को अगर अपने अधिकार पता होंगे तो ऐसे क्राइम्स होंगे अपने आप ही कम हो जाएंगे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तो बताइए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए देश में क्या हो रहा है। तो बहुत जनरल डिस्कशन था और क्योंकि मुझे पता था कि सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स लेटेस्ट हैं जो विमेन एम्पावरमेंट को लेकर हैं, पर क्योंकि डिस्कशन एग्जीक्यूटिव तरीके से चल रहा था कि
एग्जीक्यूटिव साइड पर पॉलिसीज़ वगैरह पूछना चाह रहे थे, तो मैंने इस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या बेसिक चीज़ें बता दी। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा दुल्हन ही दहेज है का क्या मतलब समझती हैं आप? तो मैंने उनको आंसर दिया था कि अगर आप अपनी बेटी को शिक्षित बनाकर उसको पढ़ा लिखा कर एक माँ बाप उसमें पूरी वैल्यूज़ डाल के उसको किसी दूसरे घर में भेजते हैं शादी के बाद, तो वो उस घर में जो आने वाली जनरेशन्स हैं बहुत सारी, उनका भविष्य बदल देती है। उनके लिए वो बहुत अच्छी प्रूव होती है, तो अपने आप में सर एक एसेट बन जाती है वो। और इसीलिए हम बोलते हैं कि दुल्हन ही दहेज है। तो इस तरह के सोच पर कुछ सोच से रिलेटेड कुछ उन्होंने मुझसे सवाल पूछे। उसके बाद हाई कोर्ट जज ने 2 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पूछी थी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट को लेकर, जो कि ऐसा नहीं है कि डरने वाली बात है, कर लेते हैं सब लोग। वो भी हो गया था। फिर उसके बाद जो लेफ्ट में प्रोफेसर ऑफ लॉ थे, उन्होंने मुझसे रैंडमली पूछा कि आई यू कंफर्टेबल इन डिस्कसिंग अबाउट ह्यूमन राइट्स? तो अब सिलेबस में तो नहीं है ह्यूमन राइट्स, बट आई हैव रेड इट इन कॉलेज और मैंने ठीक से पढ़ाई की है कॉलेज में, तो थोड़ा थोड़ा मुझे आइडिया था सर। तो उन्होंने मुझसे राइट फ्रॉम द जेनेसिस ऑफ natural rights, human rights, what are constitutional rights, what are legal rights, ह्यूमन राइट्स का जेनेसिस बताइए, यूडीएचआर के बारे में, फिर इस तरह की चीज़ें। पर देखिए ये सब आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं होगा, पता होगा आप लोगों को। और उसके बाद फर्स्ट जनरेशन राइट्स, सेकेंड जनरेशन, ये सब मुझसे पूछा गया इनके एग्जाम्पल्स के साथ। उन्होंने सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं। और फिर सर फर्स्ट जनरेशन राइट्स का उन्होंने मुझसे जेनेसिस पूछा, तो वो फिर पता नहीं कैसे मुझे क्लिक कर गया कि मैंने समवेयर इन क्लास 9th एनसीईआरटी बुक में कहीं पढ़ा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आए थे फर्स्ट जनरेशन राइट्स, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। वहाँ पे एक नारा भी था उस वक्त। तो मैंने उनको फ्रेंच रिवॉल्यूशन बता दिया। तो कुछ ऐसे अच्छे मोमेंट्स थे जिसकी वजह से मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, बीच में उन्होंने मुझे वेरी गुड बोला था और सेटिस्फाई हो गए थे वो मुझसे। पर उन्होंने मुझसे एक पर्टिकुलर सिचुएशन का ह्यूमन राइट्स को लेके एक क्वेश्चन था, उसका एक एग्जाम्पल पूछा था, तो वो सर मैंने सॉरी प्लीड कर लिया था वहाँ पर। तो आप बड़े कंफर्टेबली कहीं पे सॉरी प्लीड कर सकते हो। आई हैव पीपल, आई नो पीपल हु हैव प्लीडेड सॉरी 3-4 टाइम्स इजीली एंड दे आर स्टिल इन द फाइनल लिस्ट। तो ये कोई गुनाह नहीं है सॉरी वहाँ पे प्लीड करना। इनफैक्ट सर ने भी जब मेरा मॉक लिया था, मुझे अभी भी याद है कि मैंने कुछ क्वेश्चंस गलत किए थे और सर ने मुझे इसलिए बोला भी था कि कॉन्सेप्ट्स पे थोड़ा ध्यान दो बेटा, आपको थोड़ी ज़रूरत है कॉन्सेप्ट्स पढ़ने की। मैंने वो किया फिर। पर ये सब उन्होंने मुझसे पूछा, फिर ही वो सेटिस्फाइड। फिर फोर्थ मेंबर की बारी थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने क्रिमिनल लॉ से एलएलएम किया है, तो आप मुझे ये बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और क्रिमिनल लॉ का इंटरफेस क्या है और कौन सी ऐसी प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। अब ये लाइन इतनी हैवी लग रही है जो उन्होंने मुझसे पूछी, पर इतना ईजी इसका है सवाल कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कौन सी प्रोविजंस हैं जो क्रिमिनल लॉ से डील करते हैं स्पेसिफिकली, आप सबको पता होगा 20 और 22। तो कितना बेसिक सवाल है ये भी। तो मैंने फिर उनको ये बता दिया। फिर थोड़ा सा डिस्कशन आर्टिकल 20 पे हुआ, बताइए क्या प्रोविजंस हैं उसमें, क्या 3 क्लॉजेज हैं, बता दिए, वो आप लोगों को आते होंगे। उसके बाद उन्होंने मुझसे अरेस्ट के ऊपर पूछा था कि क्या लेटेस्ट कुछ केस लॉज वगैरह बता दीजिए, लैंडमार्क केसेस बता दीजिए, वो सब बताया था। अवनीश कुमार के बारे में पूछा था। और फाइनली उन्होंने मुझसे पूछा कि मान लीजिए आपके कोर्ट में एक सेम सेक्स मैरिज का इशू आता है कि 2 लड़कियां आती हैं और उनको शादी करनी है, तो आप क्या उस चीज़ को अलाउ कर देंगे? मान लीजिए कि आपके पास सारी पावर्स हैं। तो मैं थोड़ा पॉज हुई क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है इसको लेकर। तो आई थॉट कि क्या इसका आंसर मैं दूँ। पर उन्होंने जब पॉज लेते हुए देखा मुझे, तो उन्होंने कहा कि मान लीजिए आपके पास सारी पावर्स हैं उनको देने की जजमेंट, तो तब फिर ओपिनियन पूछना चाहते थे। तो मैंने बोल दिया कि सर, ऐसे पूरे कन्विक्शन के साथ मैंने बोल दिया था कि सर मैं अलाउ कर दूँ। तो कुछ मुद्दों पर अपनी सोच पहले से बनाकर जाइए और उनके रीजंस आपके पास होने चाहिए कि आप जैसे इसका रीज़न उन्होंने मुझसे पूछा नहीं, पर अगर वो पूछते तो शायद मैं कहती कि हम ये कोई उनके ऊपर, हम उस कम्युनिटी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, जो भी LGBTQ प्लस कम्युनिटी है उसके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं उनके लिए सब राइट्स रिकग्नाइज करके। इनफैक्ट ये उनके राइट्स हैं जो अब जाके रिकग्नाइज हुए हैं, अब तक छुपे रहे। तो इस तरह के कुछ आंसर्स अपने मन में लेकर जाइए, अच्छी किताबें पढ़िए, उनसे अच्छे आपको वाक्य मिलेंगे वहाँ बोलने के लिए, और वो कैब स्ट्रॉन्ग हो जाएगी हिंदी इंग्लिश दोनों की। तो आई थिंक
So this was the end of the interview. और उन्होंने मुझे all the best बोला and I was out of the room. ठीक है, अब कर लीजिए रूल्स सारे याद, है ना? क्या पूछ रहे हैं वो? डोरी पर चले गए वो लोग, है ना? इसलिए मैं कहता हूँ कि जितना ही डरे रहते हैं ना कि सर उससे ना, अभी पूछा मेरे पास फ्रेंड का फ़ोन आया कि सर मेरे फ्रेंड है, उससे पूछा उन्होंने ऑर्डर 11 का रूल 20 ऐसा कुछ, ये तो मुझे भी नहीं पता। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर नहीं पता तो ज़रूरी वही पूछेंगे, वो किसी और का पूछ लें। कितना याद करोगे और क्या क्या याद करोगे? बेटर ये प्रैक्टिस करो, सॉरी कैसे प्लीड करना है। बिल्कुल, बहुत humbly, sorry sir, I cannot ओके, बी रेडी फॉर दैट।